नमस्कार दोस्तों। आजकल पति पत्नी के बीच काफी झगड़े, काफी डिस्प्यूट आप लोग देख रहे होंगे और इन्हीं डिस्प्यूट्स के कारण कोर्ट्स के अंदर पति और पत्नी के बीच में जो केसेस हैं, उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब चाहे केस पति ने पत्नी के खिलाफ किया हो या पत्नी ने पति के खिलाफ किया हो, जब केस कर दिया जाता है तो दोनों की ड्यूटीज बनती है कि वो अपने फेवर में या दूसरे के अगेंस्ट एविडेंसेस कोर्ट को दे। और ये एविडेंसेस उनको कभी कभी एफिडेविट पर देनी होती हैं, शपथ पत्र पर देनी होती हैं, या कभी कभी मौखिक रूप से कोर्ट में जाकर भी अपनी स्टेटमेंट उनको रिकॉर्ड करानी होती है। देखिए, ये पति पत्नी का तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस ले लें आप, चाहे सिविल केस ले लें। वहां पर पार्टीज को एक दूसरे के अगेंस्ट या अपने फेवर में एविडेंसेस देनी ही होती है। और बहुत सारी जगह पर सिविल मैटर्स में खास तौर से एविडेंसेस एफिडेविट पर भी दी जाती हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है या कोई प्लेंट फाइल की जाती है तो उसके नीचे भी एक एफिडेविट लगाया जाता है और पार्टी उसमें ये डिस्क्लोज करती है कि जो कुछ फैक्ट इस डॉक्यूमेंट में, इस प्लेंट में या इस रिटर्न रिप्लाई में दिया जा रहा है कोर्ट के सामने, वो उनकी नॉलेज में वो बिल्कुल सत्य है, वो ट्रू फैक्ट्स हैं। लेकिन उनमें से मैं आपको समझाने के लिए पति पत्नी का एग्जाम्पल मैंने लिया है। और आप देखिए, पति पत्नी के बीच में भी केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का केस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, डिवोर्स का केस हो सकता है, बच्चे की कस्टडी का केस हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। उनमें से मैं आपको समझाने के लिए एक मेंटेनेंस का केस ले लेता हूं। और मेंटेनेंस के केस में आप देखिए कि पत्नी ने पति के ऊपर दावा किया होता है कि पति मुझे महीने का इतना इतना पैसा खर्चे के लिए दे। और देखिए, हर पत्नी ये चाहती है कि मुझे अधिक से अधिक गुजारा भत्ता मिले, अधिक से अधिक मुझे मेंटेनेंस मिले। और हर पति ये चाहता है कि मुझे कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े, कम से कम गुजारा भत्ता मेरी पत्नी को देना पड़े। एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ऐसा कोर्ट्स में देखने को मिलता है कि अगर पत्नी ने एविडेंस दी तो वो ये कहती है कि मेरे पति की जो इनकम है, मेरे पति की जो कमाई है वो इतनी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 50,000 है, जितनी भी है वो बताती है। और दूसरी तरफ पति ये कहता है कि नहीं नहीं, ये पत्नी जो कमाई बता रही है मेरी, ये गलत है, मेरी इतनी कमाई नहीं है, मेरी तो कमाई इतनी है। ये एफिडेविट की फॉर्म में भी हो सकता है, ये मौखिक रूप से स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो सकता है, दोनों में से किसी का भी, पत्नी का या पति का। तो इस ज्यादा से ज्यादा गुजारा भत्ता लेने के चक्कर में या कम से कम गुजारा भत्ता देने के चक्कर में दोनों ही पार्टीज झूठ बोलती है, काफी सारा झूठ बोलती है, इंटेंशनली झूठ बोलती है। कई बार उनको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो लोग झूठ बोलते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या इस तरीके से एफिडेविट पर या शपथ लेकर मौखिक रूप से गवाही देने में जो झूठ बोला गया कोर्ट के सामने, क्या कोई अपराध बनता है? और अगर अपराध बनता है तो कौन कौन सी धाराओं का अपराध बनता है, और उन अपराधों में कितनी कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? और अगर कोई बात अपराध है तो उसके लिए केस दर्ज होगा, और अगर केस दर्ज होगा तो वो केस कैसे दर्ज कराया जाएगा, उस केस को कौन दर्ज करा सकता है? मान लो कि पति ने झूठ बोला अपनी इनकम के रिगार्डिंग, ये मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट ये सारे के सारे झूठ पर एप्लीकेबल होती है ये बातें। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर झूठ पर एप्लीकेबल है। कोई भी एविडेंस, कोई भी झूठ शपथ लेकर अगर कोर्ट में बोला गया है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और शपथ लेने का मतलब ये होता है कि कोर्ट में खड़े होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट ये कहलवाती है कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले कि कहिए कि आप, मैं जो कुछ कहूंगा धर्म से सच कहूंगा। ये जो बुलवाया जाता है विटनेस से, गवाह से, ये कहलाता है कि उसने ओथ ले ली है और अब इसके बाद जो कुछ कहेगा वो ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद बोल रहा है, और अब वो झूठ नहीं बोल सकता, जो वो बोलेगा अब वो सच बोलेगा। और दूसरी तरफ कि कोर्ट में ना आकर अगर एफिडेविट के साथ
अपनी कोई गवाही दे रहा है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है कोर्ट में, तो उस एफिडेविट में भी यही शब्द लिखे जाते हैं कि वो ऑन ओथ जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। तो दोनों ही टाइप की बातों को शपथ पर ही गवाही माना जाएगा। तो इसलिए चाहे पति हैं आप, चाहे पत्नी हैं आप, जब भी आप कोर्ट में कोई गवाही दें तो बहुत ही सोच समझ कर आपको गवाही देनी चाहिए, क्योंकि झूठी गवाही देना एक अपराध है, और अगर अपराध है तो उसके लिए केस दर्ज हो सकता है, पुलिस पिक्चर में आ सकती है और कोर्ट आपके अगेंस्ट एक केस चला सकती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वो केस कौन दर्ज करा सकता है? क्या कोर्ट दर्ज कराएगी, कोर्ट उसमें कंप्लेनेंट बनेगी, या पति या पत्नी जो भी हैं दूसरी पार्टी वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वो केस दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और अगर केस दर्ज होना है या किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन लगा दी है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा कि एक इस कंक्लूजन पर पहुंचा जाए कि इसमें केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 15, जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था, उससे क्या संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 15 की सीरीज चल रही है। तो मैं आज ये बातें इस चैप्टर में क्यों कर रहा हूं, तो आप देखिए सेक्शन 195 सीआरपीसी या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 215 बीएनएसएस, इसकी सबसेक्शन 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी के अंदर इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इसमें एक पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं और आज बारी है दूसरे पार्ट की, जिसके अंदर ये सारी बातें जो मैंने पीछे अभी बताई, कोर्ट में झूठी गवाही देना, या कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है तो उसके साथ कोई ऑफेंस करना, या ऐसी ही गवाही देने का अटेम्प्ट करना, अबेटमेंट करना, या कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र रचना, दुष्प्रेरण करना, ये भी अपराध की कैटेगरी में आएंगे। और इन अपराधों के बारे में भी यहां उसी तरीके से कंप्लेंट दी जाएगी या उसी तरीके से केस शुरू किया जाएगा जैसे कि मेन अपराध हो गया हो, उसके लिए शुरुआत होगी या उसके लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो माय डियर व्यूअर, अगर मेरी वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है और आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा, आसानी से सीख गए, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप बटन मिलेगा, आप उसको प्रेस करिए और 830 पॉइंट्स आप मेरी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद वीडियो लेकर आता हूं। तो देखिए, हम चलते हैं सेक्शन 215 बीएनएसएस, और इसमें सबसेक्शन 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। सबसेक्शन 1 में दो पार्ट हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी, और क्लॉज ए के साथ कनेक्टेड है सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज बी के साथ कनेक्टेड है सबसेक्शन 3 एंड 4 इसी सेक्शन की 195 या 215 की। तो देखिए, क्लॉज ए में क्या बताया गया था कि अगर आईपीसी के अपराध 172 से लेकर 188 तक का कोई अपराध हुआ, या बीएनएस की बात करें तो वही अपराध अब 206 बीएनएस से लेकर 223 बीएनएस तक हो गए, एक्सेप्ट 209 बीएनएस। 209 बीएनएस को यहां से निकालकर बाकी जितने भी ऑफेंस बच गए, इन ऑफेंसेस का होना या इन ऑफेंसेस के इनकोएट ऑफेंसेस। इनकोएट ऑफेंसेस मतलब अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, और या फिर अटेम्प्ट, या फिर कॉन्स्पिरेसी। इन्हीं ऑफेंसेस के, यही वाले ऑफेंसेस के, ये अटेम्प्ट हो और अबेटमेंट हो या कॉन्स्पिरेसी हो, उनके लिए भी सेम लॉ लागू होता है। और इन ऑफेंसेस में जो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे वो 3 लोगों की कंप्लेंट पर ही ले सकते हैं, उससे बाहर किसी पर भी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑफेंसेस हमेशा पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हुए होते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक वो पब्लिक सर्वेंट जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ उसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या फिर जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ जिस पब्लिक सर्वेंट का सबऑर्डिनेट है उसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या फिर जिस पब्लिक सर्वेंट के साथ ये ऑफेंस हुआ इसने किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट को अगर ऑथराइज कर दिया है कंप्लेंट देने के लिए, तो उसकी कंप्लेंट पर भी मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे ऑफेंस
और इन ऑफेंसेस के, इन कोएट ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये बात हम डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज बारी है इसी सब सेक्शन 1 की क्लॉज बी। क्लॉज बी देखिए थोड़ी डिबेटेबल सेक्शन है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिस तरीके से क्लॉज ए में ऑफेंसेस थे, उसी तरीके से क्लॉज बी में कौन कौन से ऑफेंसेस की बात होती है। तो यहाँ जो ऑफेंसेस लिखे गए हैं, हम पढ़ बीएनएसएस रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 215 पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर लिखे गए ऑफेंसेस हैं भारतीय न्याय संहिता के, किसी और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस नहीं लिखे गए। तो कौन कौन से ऑफेंसेस भारतीय न्याय संहिता के लिखे गए? तो पहली बात कि अगर अपराध 229 229 से लेकर 233, 229 से लेकर 233 बीएनएस तक अगर कोई ऑफेंस हुआ, याद करने के लिए आप देख लीजिए, क्लॉज ए में 223 था और क्लॉज बी में एंड 233 पर हो रहा है। हालांकि यहां पर कंप्लीट एंड नहीं है, बट पहली बात। दूसरा 236 या 237 का ऑफेंस है। तीसरा 242 से लेकर 248 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस है, या अगला 267 बीएनएस का ऑफेंस है। अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है तो फिर उसका केस कैसे चलेगा, उसको कौन इनिशिएट करेगा, कैसे इनिशिएट होगा, कब इनिशिएट होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जब आपने सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज बी और ये बातें उसकी सब क्लॉज 1 में लिखी हुई हैं कि अगर इनमें से कोई ऑफेंस होता है तो साथ में सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 और हैं, तो उनमें भी कुछ बातें लिखी हैं, इनको भी आप देख लीजिए। और सब क्लॉज 2 में लिखा 3 ऑफेंसेज हैं वहां पर केवल, कि अगर बीएनएस का ऑफेंस 336 और उसकी सबसेक्शन 1 का है, 340 उसकी सबसेक्शन 2 का है, या 342 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का है। तो सब क्लॉज 2 में केवल इन 3 ऑफेंसेस की बात की गई कि या तो ऑफेंस जो पहले बताए उनका था, या ऑफेंसेस इनमें से कोई था। और तीसरी क्लॉज कहती है कि जो ऑफेंसेस सब क्लॉज 1 में बताए, जो ऑफेंसेस सब क्लॉज 2 में बताए, इन ऑफेंसेस के इनकोएट ऑफेंसेस भी साथ में शामिल हैं। इनकोएट का मतलब फिर से वही, इन्हीं ऑफेंसेस का अबेटमेंट, इन्हीं ऑफेंसेस की अटेम्प्ट और इन्हीं ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी। अगर ये अपराध भी हुए हैं तब भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सेम बात, सेम तरीका, प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप ध्यान देना, जब मैं वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूं तो वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां से आगे के जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर इनमें आपने समझने में गलती कर दी तो आप मान लीजिए कि रट तो लेंगे कि कंटेंट क्या लिखा है, बट कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी अटेंशन आप लोगों की चाहूंगा। तो देखिए, when such offenses were committed, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देनी है, ये ऑफेंस कब हुए, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो आंसर है कि such offense is alleged to have been committed। ऐसे ऑफेंस को जो आरोप लगाया गया है करने का, वो कब लगाया गया? इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। ध्यान देना, किसी भी कोर्ट में, शब्द ध्यान देना, किसी भी कोर्ट में, और उसमें हो रही किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी कार्यवाही में, अगर इनमें से कोई ऑफेंस हुआ था तो, या फिर नंबर 2, इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। यहां तो सीधे सीधे किसी प्रोसीडिंग में, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी, उस प्रोसीडिंग में वो ऑफेंस हुआ, लेकिन और लगा के बताया गया कि अगर सीधे सीधे उस प्रोसीडिंग में ऑफेंस नहीं हुआ है तो इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, इट मींस वो इस कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस प्रोसीडिंग के संबंध में ये अपराध हुए, जो पीछे 3 क्लॉजेस में बताए गए। आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि जो सब क्लॉज 1 थी उसके अंदर ऑफेंस कुछ अलग लिखे हुए थे,
जो सब क्लॉज 2 है उसके अंदर ऑफेंसेस कुछ अलग लिखे हुए हैं। तो दोनों के लिए व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड ये अलग अलग हो जाता है। वो ऑफेंसेस कब हुए ये दोनों पार्ट के लिए अलग अलग होगा। तो क्लॉज 1 के लिए तो आपने देख लिया कि जो क्लॉज 1 में ऑफेंसेस लिखे थे वो ऑफेंसेस कब हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लॉज 2 में जो 3 ऑफेंस लिखे थे वो कब हुए होने चाहिए। तो देखना, व्हेन सच ऑफेंस इज alleged to have been committed in respect of a document, in respect of a document, पहली बात कि जिस ऑफेंस के होने का आरोप लगाया जा रहा है वो 3 ऑफेंसेस ये वाले, इन ऑफेंसेस के होने का जब आरोप लगाया जा रहा है तो ये ऑफेंसेस पहली बात तो किसी और डॉक्यूमेंट के संदर्भ में, डॉक्यूमेंट से संबंधित होना चाहिए, नंबर 1 बात। और वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस। इट मींस ये वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको प्रोड्यूस किया गया था, पेश किया गया था या दिया गया था साक्ष्य के रूप में, इन एविडेंस। और कहां दिया गया था? इन अ प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। तो क्लॉज 1 वाले में से 2 बातें थी, इन प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट और इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट। तो उसमें से पहली बात ली गई, कब दिया गया ये डॉक्यूमेंट, कब पेश किया गया साक्ष्य के रूप में? इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। तो ये 3 ऑफेंस ऐसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट के संबंध में होने चाहिए, इनको कोर्ट में दिया गया हो एविडेंस के रूप में, तब ऑफेंस हुआ होना चाहिए। तब ये बात निकल कर आएगी अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेंगे? किसकी कंप्लेंट पर लेंगे? तो अब बच जाती है सब क्लॉज 3। तो सब क्लॉज 3 में देखिए क्या बताया गया था, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 के इनकोएट ऑफेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब क्लॉज 1 के इनकोएट ऑफेंस हैं तब तो उनको ऐसे डिसाइड किया जाएगा, और सब क्लॉज 2 के जो इनकोएट ऑफेंस होंगे उनको इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि जब ये कहां कमिट हुए, इन रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज के संबंध में हुए हो और ऐसे दस्तावेज को प्रोड्यूस किया गया था एविडेंस के रूप में किसी कोर्ट की कार्यवाही। अब मैं 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन दीज सिचुएशंस हु कैन मूव कंप्लेंट फॉर सच ऑफेंस। ऐसे ऑफेंसेस के लिए कंप्लेंट कौन दे सकता है? या दूसरे तरीके से मैं बात करूं ऑन अदर हैंड्स कि ऑन हुज कंप्लेंट अ मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस। सच ऑफेंसेस मतलब जो अभी मैंने क्लॉज बी उसकी सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 में बताए गए। इनका मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के लिए किसकी कंप्लेंट चाहिए? तो जब पीछे क्लॉज ए में पब्लिक सर्वेंट की बात हुई थी तब भी 3 पब्लिक सर्वेंट थे, या फिर अब जब हम बी में बात कर रहे हैं क्लॉज बी में, तो लोग तो यहां पर भी 3 हैं। दोनों को साथ साथ पढ़िए, थोड़ा सा वहां रिवीजन हो जाएगा और इसे याद करने में आसानी होगी कि क्लॉज ए में जो ऑफेंसेस लिखे थे वहां पर 3 पब्लिक सर्वेंट थे। कौन कौन से थे शुरू में बता दिया। अब यहां क्लॉज बी में जो 3 लोग हैं इनमें से 2 तो कोर्ट हैं और एक है कोर्ट का ऑफिसर। कौन सी कोर्ट का ऑफिसर होगा? देखिए कैसे 3 लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग। पहली बात तो कंप्लेंट पर ही लेंगे, परिवाद पर लेंगे, और वो परिवाद इन राइटिंग होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। अब वो कंप्लेंट होनी किसकी चाहिए? ऑन द कंप्लेंट ऑफ दैट कोर्ट। ये दैट कोर्ट का मतलब वो कोर्ट जिस कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिनके रिलेशन में ऑफेंस हुआ या जिन प्रोसीडिंग्स में वो ऑफेंस हुआ या जिन प्रोसीडिंग में वो दस्तावेज एज एन एविडेंस दिया गया। तो उस कोर्ट की कंप्लेंट पर भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, बट कंप्लेंट होनी चाहिए इन राइटिंग। क्यों मैं इन राइटिंग कह रहा हूं? क्योंकि कंप्लेंट की जब बात होती है तो वो इन राइटिंग भी हो सकती है और वो ओरल भी हो सकती है,
बट यहां पर ओरल कंप्लेंट को एक्सक्लूड कर दिया और केवल केवल लिखित परिवाद की बात हो रही है। तो ऐसे कोर्ट का लिखित परिवाद होगा तो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो, बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट मे ऑथराइज। तो इसमें जो दैट कोर्ट वर्ड यूज हो रहा है, ये वो कोर्ट है जहां पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो उस कोर्ट ने अगर किसी अपने ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया था कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो ऐसे ऑफिसर की कंप्लेंट पर भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और तीसरा, ऑन द कंप्लेंट ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। यानी कोई दूसरी कोर्ट हो सकती है जिस कोर्ट की ये वाली कोर्ट सबऑर्डिनेट है, तो उस सुपीरियर कोर्ट की कंप्लेंट पर भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको, दो तो कोर्ट हो गई यहां पर और एक हो गया ऑफिसर। तो कब ऑफिसर, ऑफिसर कौन सी कोर्ट का होगा, ध्यान रखना उसी कोर्ट का होगा जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, किसी और कोर्ट का ऑफिसर नहीं होगा। बट इस कोर्ट ने ऑथराइज किया था उस ऑफिसर को ऐसी कंप्लेंट करने के लिए। अब आप ये ध्यान दीजिए कि जब क्लॉज ए मैंने पढ़ाई थी तो बताया था कि सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से कनेक्टेड है, कि जो पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट की उसको विड्रॉ कैसे किया जा सकता है, वापस कैसे लिया जा सकता है, वो बताया सबसेक्शन 2 में, जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि वो जो क्लॉज बी है उससे कनेक्टेड है सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। इट मींस कहीं ना कहीं सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 कहीं ना कहीं सबसेक्शन 1 से ही कनेक्टेड हैं। कैसे पार्ट हमने डिवाइड कर लिया वो हमने देख लिया। तो आप देखिए सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया। तो आपको पहले मैं लेके चलता हूं पिछली स्लाइड पे। पिछली स्लाइड में आप देखिए कि कंप्लेंट किसकी होगी, उस कोर्ट की जहां प्रोसीडिंग चल रही थी, या उस ऑफिसर की जो इस कोर्ट ने ऑथराइज किया, या उस कोर्ट की जो इस कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट है, यानी ये कोर्ट जिस कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। तो यहां बार बार आप एक कोर्ट वर्ड देख रहे होंगे। तो सबसेक्शन 3 ने क्या बताया कि कोर्ट का मीनिंग क्या होगा इस सेक्शन के लिए, किस किस को आप कोर्ट मानेंगे। सिविल कोर्ट भी आएगी, क्रिमिनल कोर्ट भी आएगी क्या, रेंट कंट्रोलर भी आएगा क्या, कमिश्नर भी आएगा क्या, इसके बारे में सब सेक्शन 3 बताएगी कि कोर्ट का मीनिंग क्या होगा। दूसरा, आप ये देखिए यहीं पर पिछली वीडियो में ये बताया गया कि जो जिस कोर्ट की सबऑर्डिनेट होगी ये वाली कोर्ट, वो भी कंप्लेंट दे सकती है और मजिस्ट्रेट ऐसी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सबऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे कि ये वाली कोर्ट किस किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए बताया गया सबसेक्शन 4। इट एक्सप्लेन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ एनी कोर्ट वेयर प्रोसीडिंग्स वर बीइंग अंडरटेकन, जिनमें ऑफेंस हो गया। तो मैं आपको ब्रीफली कंक्लूड करूं तो 215 बीएनएसएस सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज ए, उसकी क्लॉज बी। ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी में कुछ ऑफेंसेस उसकी सब क्लॉज 1 में, और उसकी सब क्लॉज 2 में भी कुछ ऑफेंसेस, और उसकी सब क्लॉज 3 में बताया गया इन दोनों सब क्लॉजेस में लिखे ऑफेंसेस के इनकोएट ऑफेंस, इनकोएट मतलब अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी। अगर ऐसे ऑफेंसेस कहां हुए, अगर ये वाले ऑफेंस की बात करें तो इन प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट हुए, और दूसरा इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट हुए। इन ऑफेंसेस की बात करें तो पहली बात, ये वाले ऑफेंसेस किसी डॉक्यूमेंट से संबंधित होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट वो जो किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में, किसी कोर्ट की कार्यवाही में एज एन एविडेंस, साक्ष्य के रूप में पेश किए गए थे। और जो क्लॉज 3 है, ये क्लॉज 3 तो इन दोनों से ही कनेक्टेड है, इनके इनकोएट ऑफेंसेस हैं, तो इसके इनकोएट ऑफेंस इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, और क्लॉज सब क्लॉज 2 के इनकोएट ऑफेंस सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। और कौन कौन कंप्लेंट दे सकते हैं, तो फिर वही बात, 3 लोग कंप्लेंट दे सकते हैं। दैट कोर्ट मींस जिस कोर्ट में ऑफेंस हुआ, या फिर ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट
ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट बट ऑथराइज्ड बाय दिस कोर्ट, ऑथराइज्ड बाय दिस कोर्ट। और तीसरा पर्सन एनी अदर कोर्ट बट वो अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जब यही तीन पर्सन कंप्लेंट देंगे मजिस्ट्रेट को ऐसे ऑफेंसेस की, तभी केवल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये ब्रीफ आपको जरूर समझ आ गया होगा। इसमें जो वर्ड्स यूज हुए, कोर्ट कौन होगा, इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, इन प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और यहां से जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे हैं, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा और उनके आंसर आप लोगों को दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो ने आपकी कोई इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोज को, 830 पॉइंट्स देंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज हुए वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।